हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। आप लोगों को जनरल अवेयरनेस की लगातार वीडियो चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं और उम्मीद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें अपने नोट से भी पढ़ रहे होंगे। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे टॉपिक जो कि जनरल अवेयरनेस में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हर एक एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं वही आपको एरिया से क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं। कल मैं आपको जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये रहेगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर फैक्ट में सभी सब्जेक्ट के इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी के रहेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसकी श्रृंखला को कराएंगे, मतलब एक वीडियो में कम से कम 200-300 प्रश्नों को कराने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आपका रिवीजन इस तरीके से भी हो जाए कि अगर आपके सामने हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन सामने आ रहा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे किसी न किसी परीक्षा में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के जो क्लासेस को शुरू करते हैं। आइए, सबसे फर्स्ट हमारी आज की टॉपिक रहेगी रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं उससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले निमोनिया ट्यूबरकुलोसिस को ही क्षय रोग कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया या क्षय रोग है तो उसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। और अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, कुकुर खांसी है या दमा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, मतलब उसकी बॉडी में कौन से अंग को प्रभावित करेगा, तो वो है फेफड़ा। हैजा और टाइफाइड में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो छोटी आंत होती है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और लकवा अगर किसी को है तो उसके किस अंग में प्रभाव देखने को मिलता है, तो तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट देखेंगे स्कर्वी और पायरिया। स्कर्वी और पायरिया में क्या होगा, तो मसूड़ों में इफेक्ट समझ में आएगा। मसूड़ों से ब्लड आता रहता है, स्मेल रहती है मुंह में, वही चीज़ है। आगे देखेंगे हेपेटाइटिस और पीलिया में क्या होगा, यकृत प्रभावित होती है। कोढ़ रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। प्लेग है अगर किसी को तो लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। मलेरिया में जो है प्लीहा जो है प्रभावित होता है। उसी प्रकार से जो टिटनेस है, टिटनेस से क्या होता है, मेरु रज्जु प्रभावित होता है। और गाइटर अगर रोग है किसी को तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहे ये सभी किससे संबंधित हैं या किसको प्रभावित करते हैं, तो आँख को। डायरेक्ट ये कई बार प्रश्न पूछा है, मायोपिया किससे संबंधित रोग है, तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो याद रखिएगा आँख से। नेक्स्ट एड्स है तो जो है प्रतिरक्षा तंत्र ही डैमेज हो जाती है। और नेक्स्ट है चेचक किसी को है तो संपूर्ण शरीर में इफेक्ट उसको देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंजा है तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। खसरा जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगी। डिप्थीरिया जो है श्वसन नली को प्रभावित करेगी। और मेनिनजाइटिस अगर किसी को हुआ है तो मस्तिष्क में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हर्पीस अगर किसी को है तो त्वचा में उसका इफेक्ट दिखेगा। और काला जार अगर किसी को बीमारी है तो अस्थि मज्जा अंग जो है उससे प्रभावित होगा। तो अभी हमने ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ये आपने देखा कि कुछ रोग दिए हैं और उनसे संबंधित जो है दे रहे हैं अंग की क्या प्रभावित होता है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। पर्यावरण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है तो हमारा क्या होता है, वायुमंडल होता है। जो पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण है वो वायुमंडल है। और वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है, तो हमने आपको मापन वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है। आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। बार एसआई मात्रक है किसका, वायुमंडलीय दाब का। आगे देखेंगे, आपने फिजिक्स जब पढ़ा होगा तो एक आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है और एक एसआई पद्धति में होता है। एसआई पद्धति के मात्रक को ज़्यादा पूछा जाता है। वायु में जैसे हमने अभी देखा कि वायुमंडल में जो है कई तरीके के गैसों का मिश्रण है हमारा वायुमंडल, तो पूछा जाता है कि जो गैसों का मिश्रण है तो सबसे अधिक गैस कौन सी है वायुमंडल में। तो गैसों के मिश्रण की बात करें तो नाइट्रोजन 78% है, सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन जो है 0.03% है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ही कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नहीं होता। आगे देखेंगे वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में अक्रिय भी गैस है जिसका नाम है आर्गन।
भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? तो क्षोभ मंडल होती है। कल हमने आपको ये चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से होता है कि क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। कल का याद होना चाहिए आपको। जो पढ़ते जा रहे हैं वो सब चीज़ें आपको बीच में मिलती हैं, तभी याद होगा जब आप रिवीजन करेंगे। आगे देखेंगे, वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या है? तो क्षोभ मंडल है। इसी में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत या सबसे 5th लेयर कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। यहीं पे उपग्रह और जो सैटेलाइट्स होते हैं यहीं पर होते हैं। आगे देखेंगे, और अंतरिक्ष यात्री जो है इसी में जाते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती? तो ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप क्या होगा? तो घट जाता है। तो क्रमशः कितना घटता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस और तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। मौसमी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। अभी हमने बताया। उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं? तो मध्यमंडल में होती हैं। वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित ये सारे काम कहाँ पर होते हैं? तो आयन मंडल में होते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है। फार्मूले याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है कि CO2 और CFC और CH4 और NO2। ठीक, आगे देखेंगे, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता क्या है? वायु में जल की उपस्थिति जो है आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। एक हाइड्रोमीटर होता है और एक हाइग्रोमीटर होता है। जरा आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रोमीटर किस लिए प्रयोग करते हैं, किसके मापन के लिए? मैंने पढ़ाया है, अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे, भूमंडल के कितने भाग पर जल होता है? 71% पर जो है जल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो 0 से 4% है। नेक्स्ट है, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। जो सौर विकिरण है तो पृथ्वी पर उसका कितना % बस पहुंचता है? तो 51% पहुंचता है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में होती है। अधिकतम वर्षा होती है कहाँ पर? तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। पछुआ हवाओं के कारण क्या होता है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस कारण जो है चक्रवाती वर्षा होती है? तो पछुआ हवाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होगी? तो ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो है अधिकतम वर्षा कहाँ होगी? तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। और जो है न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। आपने ग्लोब देखा होगा, मतलब ग्लोब देखा होगा, और जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैपिंग देखते हैं, तो जैसे ये बीच में आपकी क्या होती है? जैसे विषुवत रेखा होती है, ऊपर आपकी क्या होती है? कर्क रेखा होती है, नीचे हमारी मकर रेखा होती है। और ये वाला क्षेत्र क्या हमारा? ऊपर उत्तरी ध्रुव हो जाता है, नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो यही जो ध्रुवीय वाला क्षेत्र हुआ दोनों तरफ का, वहाँ पर जो है वर्षा न्यूनतम होती है। और विषुवतीय क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा अधिकतम होती है। समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं, पछुआ हवा कहलाती है। तो पछुआ हवा जो चलती है उसको गरजता चालिसा कहते हैं। और फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा से संबंधित है। जो फेरल का नियम है वो ये बताता है कि पवनों की दिशा किस तरीके से है। आपने पढ़ा होगा, जब फेरल का नियम इस तरीके से काम करता है, अपने जस्ट अपोजिट ये टर्न हो जाता है इस तरीके से। आगे देखेंगे, आइए देखते हैं, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो 4000 मीटर है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो 35% है। समुद्र जल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। फार्मूला पूछ लेता, कभी दे देता है, जैसे देगा समुद्र जल में पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा, तो जैसे जान लेंगे NaCl होता है। ठीक है, NaCl, ये नमक जो होता है उसी का फार्मूला सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। देखेंगे, सर्वाधिक लवणता कहाँ की है? तो वान झील की है, जो कि तुर्की यानी टर्की में है। 330% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना है? तो 2.5%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान है। इसको हमने अभी पढ़ा था कल की क्लास में। शैल, चूना पत्थर और कांग्लोमरेट और कोयला क्या है? तो ये सभी औषधि चट्टानें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया हुआ है, नाइस, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें? तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं।
आगे देखेंगे पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं जल वाष्प। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो ओजोन परत करती है, ओजोन गैस। आप हमें बताएंगे कि ओजोन जो परत है वायुमंडल के किस लेयर में होती है? ये मैंने आपको कल बताया था, O3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन है। ओजोन परत को नष्ट करता है तो CFC करता है। आगे देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही जो है सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। मानसून सबसे पहले आता है, इस समय मानसून का समय ही चल रहा है। तो आप देखेंगे सब, आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ में सुनते हैं ना, केरल में मानसून आने वाला है। तो हमेशा क्या होता है, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। तो दक्षिण भारत के साइड जब मानसून आता है उसके बाद ही उत्तर भारत की तरफ बाद में आता है। ठीक, आगे देखेंगे। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, तमिलनाडु के तटों पर होती है लौटती मानसून से। पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि लौटते हुए मानसून से भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे तमिलनाडु। या पूछा जाता है कि लौटते मानसून से भारतीय राज्य के किन तटों पर वर्षा होती है? तो तमिलनाडु बताएंगे। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ध्यान रहे हम लोग केवल रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बताई जा रही हैं। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनका फ़ायदा काफ़ी हद तक अच्छे से होगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पढ़ रखी है और वो से केवल रिवीजन कर रहे हैं। आगे देखेंगे। भारत में शिक्षा के विकास के बारे में इसमें जानते हैं। देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो 1968 में की गई थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1858 ईस्वी को जारी किया गया था। तो पूछा जाए कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र जो है कब जारी किया गया था? तो 1835 में किया गया था, 1835 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन कब किया था? तो 1882 में। तथा सैंडल आयोग का गठन कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। कुल मिला के ये दोनों याद रखेंगे कि हंटर आयोग और सैंडलर आयोग, इन दोनों का गठन शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। लेकिन क्या इसको भारतीयों ने किया था? नहीं, ये अंग्रेजी सरकार ने किया था। हंटर आयोग किया था 1882 में, जबकि सैंडलर आयोग किया था 1917 ईस्वी में। हंटर आयोग और सैंडलर आयोग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। आगे देखेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया है। आप हमें बताएंगे कि इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में एक मुक्त विश्वविद्यालय है, उसका नाम बताइएगा क्या है? तो देखेंगे अगला मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? तो इंग्लैंड में खोला गया था। चूंकि आप इलाहाबाद का एग्जाम देंगे तो हो सकता है पूछा जाए। आगे देखते हैं। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था। तो देश में जो सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वो कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, इसके बारे में आप सुनते हैं, इग्नू का फॉर्म आता है। इग्नू के बारे में, इग्नू से वैकेंसीज भी अभी कुछ समय पहले आई थी। तो जो इग्नू है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। और इग्नू बाद में खुला था, उससे पहले जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय को खोला गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? तो UGC की स्थापना हुई थी 1956 में। UGC के बारे में फैक्ट पढ़ लीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया भी है, उसकी PDF भी दी है। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो NCERT है की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। पिछली बार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1988 में हुई थी। आगे देखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है 1987 to 88 में लागू किया गया था।
आप इतना याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किससे जुड़ा है, तो भारतीय शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था तथा इंग्लिश स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसकी भी अभी वैकेंसी आई थी कुछ टाइम पहले, ये चर्चा में था, इसलिए आपको याद होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 1902 में। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 to 49 में किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 में। मतलब भारत में सबसे पहला IIT कह सकते हैं तो खड़गपुर की ही स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी, तो 1847 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 में हुई थी, कहाँ पर, तो कोलकाता में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1920 में, मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिनियम आता है तो 2009 लिखा रहता है, लेकिन लागू करने की बात पूछे तो 1 अप्रैल 2010 रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं। देखिए कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होंगी ज़रूर कि कुछ अभ्यर्थी होंगे जिनको याद होगा, तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन ही हो रहा है। आइए देखें। देखिए भारत में प्रथम पुरुष और महिला, ये ऐसा नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप भूल जाया करते हैं, और आपके यूपी से के भी कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना है, तो इसमें पूरी चीज़ें मेंशन है। आइए हम इसको देखते हैं कि भारत में क्या चीज़ें हैं जो कि पहली बार में पुरुष ने किया और महिला ने, उससे रिलेटेड। जैसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये अंतिम वायसराय क्यों लिखा है, क्योंकि उस समय जैसे जो वायसराय का पद था वो आखिरी था, और प्रथम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को बनाया गया था। और स्वतंत्र भारत के चूंकि ये थे, मतलब वायसराय के पद हट गए थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अभी आपने जो ऊपर पढ़ा था ये प्रथम गवर्नर जनरल है। पूछा जाए कि अगर भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये ना पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का या बात का, तो आप सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे। अगर ये आ जाए, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बताएंगे। अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे या अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक, उसी प्रकार से अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय का नाम जब आएगा तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम वायसराय है और अंतिम गवर्नर, मतलब पहले गवर्नर का पद था, ठीक है, और फिर उसके बाद जब गवर्नर हटाया गया तो गवर्नर जनरल आया है, इसी वजह से यहाँ पे अंतिम गवर्नर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो राल्फ फिच था। देखिए जो हम ये वायसराय और गवर्नर जनरल के विषय में पढ़े, इससे संबंधित कल आपको एक फैक्ट कराएंगे, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आज में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। आगे देखिएगा। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब पहला तो ये रहेगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो राल्फ फिच थे। और राष्ट्रपति पहले कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब, 1950 से जो है 62 में। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कब थी, तो 1966 में। सन नहीं याद रहेगा तो चलेगा, नाम मत भूलिएगा। आगे देखेंगे। उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री का कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि होना ही चाहिए, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो कर सकते हैं। और फाइनली सिग्नेचर तो राष्ट्रपति का होगा, लेकिन आपको पता है कि भारत में जो भी काम होता है मंत्रिमंडल के जो है विचार विमर्श से होता है, और प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही होती है चीज़ें। देखेंगे अगला। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे पहले, तो मोरारजी देसाई थे।
राज्यपाल महिला, मतलब पहली राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि ये उत्तर प्रदेश की थी। मतलब पूछा जाए भारत में सबसे पहली राज्यपाल महिला कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी। और किस राज्य में बनी थी, तो वो उत्तर प्रदेश में ही पहली बार बनी थी। उसी तरीके से मुख्यमंत्री में भी सुचेता कृपलानी बनाई गई थी, सबसे पहली मुख्यमंत्री जो कि महिला थी और उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। तो ये उत्तर प्रदेश के फैक्ट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो भी एग्ज़ाम मतलब उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं। आगे देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, तो उनका नाम था जीबी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला कौन थी, मीरा कुमार। कुमार इनसे कंफ्यूज नहीं हुए, कुमार उनके हस्बैंड का नाम था, इस वजह से वो वहाँ पे लगाते हैं। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं उनके हस्बैंड या फादर का था सरनेम, उसी वजह से यहाँ लगा हुआ है। आगे देखेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो शियनम आयंगर थे। और राज्यसभा अध्यक्ष पहले कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा उपाध्यक्ष पहली महिला कौन थी, तो वायलेट अल्वा थी। और विपक्षी नेता राज्यसभा की पहले कौन थे, तो कमलापति त्रिपाठी। और विपक्षी नेता लोकसभा के कौन थे, तो राम सुभग सिंह थे। स्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर को, फिर उसके बाद फिर से बैठक हुई 11 दिसंबर को। तो बाद में इनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बना दिया गया था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। इसी तरीके से और कुछ हैं इसके फैक्ट, उसको भी देखते चलेंगे। जैसे पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, तो जनरल करियप्पा थे। फील्ड मार्शल पहले कौन थे, तो जनरल मानेकर कशा थे। और थल सेनाध्यक्ष कौन था, तो महाराजा राजेंद्र जी। वायु सेनाध्यक्ष पहले कौन थे, एस मुखर्जी। नौसेनाध्यक्ष पहले कौन थे, तो रामदास कटारी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले, तो हीरा लाल जेकानिया। महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले कौन बनी थी, तो वो थी फातिमा बीबी। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट में किसको बनाया गया था, तो सैयद महमूद को बनाया गया था। महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन बनी थी, तो अन्ना चंडी बनी थी। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में कौन थी, तो लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में इनको बनाया गया था। देखिए अभी हमने अभी जो इनका नाम पढ़ा अन्ना चंडी हाई कोर्ट की थी, लेकिन ये न्यायाधीश थी, मतलब जज थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो लीला सेठ बनी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थी। प्रथम IAS महिला अधिकारी कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज थी। प्रथम भारतीय ICS कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के ये भाई थे, आपको पता होगा। फिर इन्होंने अपना मतलब हो जाने के बाद इन्होंने वहाँ छोड़ दिया था, किया नहीं था कंटिन्यू अपनी जॉब। आगे देखेंगे प्रथम IPS महिला कौन थी, तो किरण बेदी थी। और प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। भारतीय अध्यक्ष UNO के कौन थे पहले, तो कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष KC नियोगी। एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन था जिसने फतह की थी, तो उनका नाम था तेंजिंग नार्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, तो मिहिर सेन थे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सुश्री आरती शाह थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन गया, तो ले रामचरण थे। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रीति सेन गुप्ता थी। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब हम यहाँ देखने वाले हैं भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। देखिए भारतीय पुस्तकें एवं लेखक करेंगे। वैसे तो विदेशी पुस्तकों से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो है भारतीय पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है किसने लिखी, तो चाणक्य ने लिखी थी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी, तो पाणिनि ने लिखी थी। देखिए जब आप पुस्तक और लेखक पढ़ते तो हज़ारों आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बस उतना है जो कि आप पढ़ेंगे। अगर आना होगा पुस्तक से तो यहीं से प्रश्न आएगा आपको। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगस्थनीज की है। मेघदूत और कुमार संभवम किसकी है, तो कालिदास की है। बम का दर्शन किसकी है, तो भगवती चरण जो है बोहरा की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है, कालिदास की है। मुद्राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाखदत्त की है। हाफ ए लाइफ किसने लिखी है, VS नायपाल ने। कामसूत्र किसकी है, तो वात्स्यायन की है।
नेक्स्ट है तरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कल्हड़ ने लिखी है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो वाणभट्ट हैं। पंचतत्व किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने लिखी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद बरदाई ने लिखी है। स्पीड पोस्ट किसने लिखी है? तो शोभा डे ने। शाहनामा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। काव्य मीमांसा किसने लिखी? तो राजशेखर ने लिखी है। बाबरनामा के जो है लेखक कौन है? तो बाबर है। अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और मिलिंद पन्हो किसने लिखी? तो नागसेन ने। बुद्ध चरितम किसने लिखा? तो अश्वघोष ने लिखा है। इसको एक दो बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। आगे देखेंगे, मालगुडी डेज और गाइड किसके द्वारा लिखी गई है? तो R.K. नारायण के द्वारा। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी? गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती और साकेत पुस्तक किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने। यामा पुस्तक किसने लिखी? महादेवी वर्मा ने। वंदे मातरम किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सूर्य का सातवां घोड़ा किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा है। नेक्स्ट, यंग इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अरविंद घोष ने। डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? तो शिवानंद ने। देखिए, अगर लाइफ डिवाइन आएगा तो अरविंद घोष, अगर पहले डिवाइन लाइफ आ गया तो शिवानंद हो जाएगा। भारत एक खोज किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी? तो मेघनाद देसाई ने लिखी है। नेक्स्ट है, इटर्नल इंडिया माई टूथ पुस्तक किसने लिखी? इंदिरा गांधी ने लिखी है। तमस पुस्तक किसने लिखी? तो भीष्म शाहनी ने। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के रचयिता कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। गीतांजलि और गोरा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने लिखी। और गोदान गबन और कर्मभूमि किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखी? गोदान गबन और कर्मभूमि। ऐसा नहीं है कि इन सब जो राइटर हैं, मतलब जो लेखक हैं, इन्होंने केवल इतनी ही पुस्तकें लिखी, और भी लिखी हैं, लेकिन इनके द्वारा जो फेमस है और जो ज़्यादा रिपीटेड होते हैं सिर्फ उसको ही आपको बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण संगठन, उसके संस्थापक। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। अगर आपको वर्ष नहीं याद हो रहा है अभी की परीक्षा के लिए, वैसे याद तो होना चाहिए, नहीं याद हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन इनके कौन सा संगठन है और किसने इसकी स्थापना की, उनके संस्थापक का नाम जरूर याद रखिएगा। आइए देखते चलें। आत्मयी सभा के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजाराम मोहन राय। यंग बंगाल की स्थापना किसने की? तो हेनरी डेरेजियो ने की थी। देखिएगा, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा दोनों किसने की है? राजाराम मोहन राय ने की थी। आगे देखें, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, इधर ईयर लिखा है, आपको पीडीएफ मिलेगी ही, ईयर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी आपको बोल के नहीं बताया है, वो इसलिए क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है आपके संस्थापक और संस्था का नाम। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने की है? तो HP ब्लावत्स्की व कर्नल अलकाट ने। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। तत्व शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, इसको हमने कल पढ़ा था। इनका सन याद रखिएगा, इनका सन पूछा जाता है। 1939 में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? कि स्थापना या कह दीजिए उनके संस्थापक वही हुए, मोतीलाल नेहरू। खुदाई खिदमतगार किसने मतलब बनवाया था, या किसके संस्थापक कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खां। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक, कल भी ये आया था 1916 में। ठीक है, आगे देखेंगे। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। पहले ये जो होम रूल लीग है, दोनों लोगों के अलग अलग थे। एनी बेसेंट का अपना अलग था और तिलक का अलग था, बाद में दोनों का कंबाइंड हो गया था। आगे देखेंगे, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। भारत संघ के संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एशियाटिक सोसाइटी के जो है संस्थापक का नाम क्या है? तो उनका नाम है विलियम जोन्स।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल। अभिनव भारत वीडी सावरकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, और ये सन भी याद रखिएगा 1904। जहाँ पे इम्पोर्टेंट सन है वो मैंने आपको बताया है, और बाकी अगर आप याद हो सके अगर तो इसको भी याद कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि अन्य एग्जामों में पूछा जाता है ईयर भी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खां एवं जो है सलीमुल्लाह खां। खिलाफत आंदोलन तो अली बंधु। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो राज बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, तो इतने इम्पॉर्टेंट रहे संस्थान और जो है उनके संस्थापक, तो याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट देखें क्या है। तो प्रथम हम लोग देखेंगे प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी। आप जब मेडुअल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय बहुत सारे राजवंश बने और उस समय उसके संस्थापक थे, और एक ही शासन काल में कई लोगों ने शासन किया, लेकिन हम केवल संस्थापक को ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश में ऐसा नहीं केवल चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, और लोग भी थे, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे किसने इसकी स्थापना की थी, और जिसने स्थापना की, जो उसके संस्थापक थे, उस समय उनकी राजधानी क्या थी। समझ में आ गया होगा आपको, और हम इसमें उसी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हर्यक वंश। जो हर्यक वंश था उसके संस्थापक थे बिंबिसार। जब बिंबिसार थे तो उस समय उनकी राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना जब हुई तो उसके जो संस्थापक कौन थे, या मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं पुष्यमित्र शुंग, और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। सातवाहन के जो संस्थापक हैं वो हैं सिमुक, और प्रतिष्ठान इनके जो है राजधानी थी। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। पुष्यभूति की स्थापना किसने की? इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। थानेश्वर और कन्नौज इनकी राजधानी रही। और वाल जो है के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव हैं, इनके जो राजधानी रही वाराणसी रही थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु हैं। कांची जो है इनकी जो है राजधानी रही। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय, और तंजौर इनके जो है राजधानी रही थी। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया? उसके संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग हैं, और मान्यखेट इनकी राजधानी रही थी। गुलाम वंश की स्थापना या संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, और लाहौर और दिल्ली जो है इनकी जो है राजधानी रही थी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी हैं, और किलो खरी इनकी जो है राजधानी रही थी। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, और दिल्ली इनकी राजधानी थी। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी, और दिल्ली और आगरा जो है इनकी राजधानी रही थी। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय, और तंजौर इनकी राजधानी रही है। नेक्स्ट है हमारा होयसल वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो विष्णुवर्धन। पूछा जाएगा विष्णुवर्धन निम्नलिखित में से किन वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन दिया जाएगा चोल वंश, होयसल वंश और पाल वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखेंगे, बहमनी वंश के संस्थापक हैं हसन गंगू, और गुलबर्गा जो है इनके जो है राजधानी रही। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, और मुंगेर इनकी राजधानी रही। और चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव, और अजमेर जो है चौहान वंश की राजधानी रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट है मेडुअल हिस्ट्री से, तो इसको फैक्ट को पूरा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चीज़ें पढ़ी थी, वैसे ही जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको जानेंगे कि इसकी स्थापना पहले कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन रहे, किस तरीके से चीज़ें बनाई गई। तो कुल मिला के अभी जो ये फैक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाई गई थी उसके विषय में केवल इसमें है। जैसे आइए देखिए, इसकी स्थापना मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका ईस्वी और डेट दोनों याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। स्थापना का स्थान मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कहाँ हुई थी? तो पहला अधिवेशन ही हुआ था। कहाँ? बम्बई में हुआ था, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था
उसी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर जो है अधिवेशन रखा गया, वहीं पर हुआ था। और तत्कालीन गवर्नर कौन थे जब राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना हो रही थी, तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय तत्कालीन गवर्नर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। देखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम रहेंगे। और जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो इसमें कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, नाम की बात आएगी तो दादा भाई नौरोजी, और संस्थापक की पूछी जाए तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे। 1885 याद रखिएगा, 28 दिसंबर। नेक्स्ट, प्रथम अध्यक्ष, मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बना दिया गया, तो पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो पहला अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। इसमें इसको कन्फ्यूज़न में हो जाता है कि जिसने स्थापना की थी वही उसका अध्यक्ष भी रहा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया था। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले थे। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी, तो बेलगांव में की गई थी 1924 में। मात्र एक ही बार गांधी जी शामिल ही हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में भी, और उसकी अध्यक्षता भी की थी। तो याद रखिएगा नाम भी, किस अधिवेशन, तो बेलगांव अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब की गई थी, तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1938 में। इसी में 1939 में बाद में इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अध्यक्षता किसने की थी, त्रिपुरा की, ये त्रिपुरी का तो 1939 में इन्होंने ही की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ी थी, तो 1907 में पड़ी थी, सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ था, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए 1907 में जो है अंग्रेजों में फूट पड़ी, और जो है गरम दल और नरम दल में जो है बट गए थे। बाद में इनमें पुनर्विलन हो गया, मतलब सब लोग मिल गए 1916 में। स्वतंत्रता के समय जो है अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। पहली बार गांव में सत्र कहाँ हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1937 में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पर लाया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण जो है कब हुआ था, तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ था। तो जो अभी आपने ये कुछ फैक्ट पढ़े हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, हमने जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चीज़ें आपको बताई थी, तो वहाँ पर भी इसमें से कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो अगर उसको पढ़ा होगा आपने, तो ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो जितने टॉपिक हमने आपको दिए हैं अभी तक में, इसको कंटिन्यू 1-2 बार पढ़ते रहिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं ये टॉपिक, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कोशिश तो यही है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें आपको दी जाएँ जहाँ से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी हो। अब वहाँ प्रश्न क्या आएंगे वो तो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। वैसे पूरी कोशिश है कि जहाँ से दिए जा रहे हैं मैटर, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिले। अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहें। बाकी मटेरियल आपको दिए जाएंगे ही टेलीग्राम पे। पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपकी कोई कमेंट, कोई भी क्वेरी हो, आपकी परीक्षा से संबंधित, किसी भी एग्ज़ाम, आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपको कोई भी समस्या पढ़ने में आ रही है, इस एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी एग्ज़ाम को आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर हेल्प हो पाएगी और सही जानकारी होगी तो आपको दी जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।